हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी का स्वागत है वापस यूट्यूब के विजय क्लास के अंदर। अपने क्लास 12 की केमिस्ट्री के चैप्टर 1 के बारे में हमने अब प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने 3 लेक्चर स्टडी कर लिए। आज अपन अपने चौथे लेक्चर की तरफ बढ़ रहे हैं और चौथे लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं हेनरी गांधी। क्या पढ़ने वाले हैं? हेनरी गांधी पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने विलेयता वगैरह है, मूलता वगैरह है, बहुत सारे मात्रा वगैरह है और उनके रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन हैं, जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आ रहे हैं वो अपने उसकी स्टडी कर लिए। आज अपन लेके चल रहे हैं हेनरी का नियम। और जो हेनरी का नियम है वो किस पे डिपेंड है? हेनरी के जो नियम है वो डिपेंड है गैसों की द्रव्य विलेयता के ऊपर, कि गैसों की द्रव्य जो विलेयता है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, उसको लेकर हेनरी ने अपना नियम दिया था। तो चलो बात करते हैं हेनरी के अनुसार क्या है। हेनरी ने क्या कहा था? हेनरी कहता है कि किसी निश्चित ताप के ऊपर, किसी निश्चित ताप, अगर ताप को अपन फिक्स रख ले तो किसी निश्चित ताप के ऊपर किसी गैस की जो द्रव्य विलेयता है, किसी जो गैस है उसकी जो द्रव्य विलेयता है वो उसके दाब के समानुपाती होती है। क्या होती है? उसके दाब में समानुपाती होती है। और इसके बीच में लेकर के मात्रा और दाब, इसके बीच में लेकर के हेनरी ने अपना नियम देता जिसको अपन कहते हैं हेनरी का नियम। तो देखिए यहाँ पर हेनरी के नियमानुसार किसी निश्चित ताप पर गैस की द्रव्य विलेयता उसके दाब के समानुपाती होती है। ठीक है, क्या बोला? हेनरी क्या कहता है कि किसी निश्चित ताप पर, ताप होने से फिक्स, किसी निश्चित ताप पर गैस की जो द्रव्य विलेयता है, गैस है जो द्रव्य वॉल्यूबल होगी, जो सॉल्युबल होगी, उसकी जो विलेयता है वो उसी के दाब के समानुपाती होती है। तो यहाँ पर देखिए गैस की जो विलेयता है, गैस की द्रव्य जो विलेयता है उसकी जो मात्रा है वो है m। किसके समानुपाती है? उसके दाब P के समानुपाती है। क्या है? तो जो गैस की द्रव्य विलेयता है उसकी जो मात्रा है, मतलब गैस जो द्रव्य विलय हो रही है उसकी गैस की कितनी मात्रा विलय हो रही है, गैस की कितनी मात्रा विलय हो रही है, उस मात्रा को बोलते हैं m। वो उसके दाब P के समानुपाती होती है। अब देखो अपन ये जो क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन को साइन को अपन ओपन करते हैं तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है k। ये जो समानुपात का निशान है अगर उसको अपन ओपन करेंगे तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आएगा k। तो फॉर्मूला आ जाएगा m इक्वल टू kp। क्या आएगा? m इक्वल टू kp। और यहाँ पर देखना आपको k जो है, k क्या है? k एक समानुपाती स्थिरांक है, k एक समानुपाती स्थिरांक है। यहाँ पर m क्या है? m देख लेते हैं। m है गैस की द्रव में मात्रा। P क्या है? P है यहाँ पर दाब, इट मींस प्रेशर। ठीक है, तो आपने देख लिया कि गैस हेनरी जो कहता है कि द्रव में जो कोई भी जो गैस है वो द्रव में कितना विलय हो रही है, कितना विलय, उसकी जो मात्रा मतलब जो m है वो उसी के दाब P के समानुपाती होती है। ओके, अब यहाँ पर हेनरी इस लॉ को आगे और बढ़ाएगा और ये कहता है कि जो द्रव में जो विलेयता है वो उसके मूल बिंदु के रूप में वो ले रहा है। क्या ले रहा है? मूल बिंदु के ऊपर ले रहा है। तो हेनरी ने जो गैस की जो द्रव्य विलेयता है वो उसी के मूल बिंदु के रूप में ली है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हेनरी ने गैस की द्रव्य विलेयता उसके मोल भिन्न, इसको अपन कहते हैं मोल फ्रैक्शन, क्या है? x, मोल भिन्न के रूप में लिया है। ठीक है, मोल भिन्न के रूप में लिया है। और हेनरी क्या कहते हैं? हेनरी के नियमानुसार, हेनरी के नियमानुसार निश्चित ताप पर निश्चित ताप पर किसी गैस का आंशिक दाब, किसी गैस का आंशिक
किसी गैस का आंशिक वाष्प दाब उसके मूल भिन्न एक्स, मूल भिन्न क्या होते हैं? एक्स, मूल भिन्न को अपन डिनोट करते हैं एक्स से, मूल भिन्न के समानुपाती होता है। मूल भिन्न के समानुपाती होता है। अब आपको देखना है कि हेनरी क्या कहता है कि किसी भी गैस का जो आंशिक वाष्प दाब है P, वो उसकी मोल भिन्न x के क्या होगा? समानुपात होगा। तो बड़ा यहाँ पर जो फॉर्मूला निकल के आएगा सामने वो आएगा P समानुपात x। क्या आएगा? P समानुपात x। और जब हम इसको इस समानुपात के निशान को जब हम खोलते हैं तो यहाँ पर आएगा एक कांस्टेंट। क्या आएगा? कांस्टेंट। और कांस्टेंट जो आएगा वो किसका आएगा? वो आएगा हेनरी का। किसका आएगा? इसको हम बोलेंगे हेनरी का कांस्टेंट। क्या बोलेंगे? हेनरी का। यहाँ पर जो KH है वो क्या है? हेनरी कांस्टेंट से। हेनरी का स्थिरांक है। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। क्लियर? KH जो है वो आपका हेनरी कांस्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर अगर हमको KH है जो हेनरी का कांस्टेंट, अगर उसकी हमको वैल्यू निकालनी है तो अपन क्या करेंगे? KH को अगर वैल्यू निकालनी है तो जो x मोल भिन्न है वो चला जाएगी इस वाष्प दाब के नीचे। तो देखो वैल्यू क्या आ जाएगी सामने? हेनरी के स्थिरांक की अगर हम वैल्यू निकालनी है तो KH बाहर रहेगा और जो x है वो चला जाएगा P के नीचे। तो हो जाएगा KH बराबर P/x। क्या हो जाएगा? KH बराबर P/x। ये आगे हेनरी की स्थिरांक की अपन वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखो इस समीकरण सिद्ध क्या होता है? इस समीकरण सिद्ध होता है कि जिन गैसों के लिए हेनरी स्थिरांक का मान अधिक होगा, कोई भी गैस है, कोई भी गैस हो, जिन गैसों के लिए हेनरी स्थिरांक का मान अधिक होगा उन गैसों की द्रव्य विलेयता क्या होगी? कम होगी। तो यहां लिख देता हूं मैं इसका अर्थ, समीकरण से सिद्ध होता है कि जिन गैसों के लिए हेनरी स्थिरांक का मान अधिक होता है उन गैसों की द्रव में विलेयता कम होती है। क्या होती है? कम होती है। ठीक है ना? ये जो समीकरण है, ये जो फॉर्मूला आपको निकल के सामने आया है, ये आपको ये रिप्रेजेंट करता है कि जो भी गैस है, जिस गैस के लिए अगर उसका जो हेनरी स्थिरांक है KH की वैल्यू अगर उसकी अधिक होगी तो इसकी जो द्रव में जो विलेयता है वो उसकी क्या आएगी? कम आएगी। मतलब अपन कह सकते हैं कि ये होता है इसके इनवर्स परपेंडिकुलर, इसके व्युत्क्रमानुपात होता है। अपन देख लेते हैं इसके बड़ा बीच में ग्राफ कैसा आता है। तो देखिए ग्राफ जो हम बनाएंगे वो बनाएंगे वेपर प्रेशर मतलब आंशिक दाब और बनाएंगे मूल भिन्न के बीच में। तो यहाँ अपन लिखेंगे आंशिक दाब, वेपर प्रेशर, आंशिक वाष्प दाब। ठीक है ना? और यहाँ अपन लिखेंगे मूल भिन्न, मोल फ्रैक्शन। ठीक है? तो जैसे मैंने आंशिक दाब, वाष्प दाब और मोल फ्रैक्शन के बीच में ग्राफ बनाया तो हमारे जो लाइन ग्राफ में आगे बढ़ा कैसे आती है? सीधी आती है। मतलब यहाँ पर हर पॉइंट के ऊपर इसकी जो विलेयता है, इसका विलेयता है, मोल फ्रैक्शन है, वो हर गैस के ऊपर बढ़ती जाएगी। तो ये जो ग्राफ निकल के आता है ये क्या है? ये डिपेंड करता है KH हेनरी कांस्टेंट को। किसको रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है हेनरी कांस्टेंट। तो ये आपका जो ग्राफ है वो रिप्रेजेंट करता है कि आंशिक वाष्प दाब जैसे जैसे वाष्प दाब बढ़ेगा वैसे उसकी मूल भिन्न बढ़ती है और मूल भिन्न है वो किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है? उसके हेनरी के स्थिरांक के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है? तो यहाँ तक क्लियर? अब पढ़ने वाले हैं हेनरी के नियम की सीमाएं। कि जो हेनरी का नियम है, नियम तो बोल दिया कि किसी निश्चित ताप के ऊपर गैस की द्रव में कितनी मात्रा विलय हो रही है वो उसी के दाब P के समानुपाती होती है। वो तो हमने देख लिया। लेकिन हेनरी का नियम कब तक प्रूव हो सकता है, उसकी क्या क्या लिमिटेशन है, वो कहाँ कहाँ पर लागू होगा, उसकी क्या क्या सीमा है, उसके लिए क्या क्या कंडीशन है, वो हमको देखते हैं। अब देखिए हेनरी के जो लॉ है, नियम है, उसके क्या क्या सीमा है, उसकी क्या लिमिटेशन है। तो देखिए सबसे पहले इसकी जो सीमा है, जो इसकी लिमिटेशन है, वो ये बोलता है कि जब मैं मेरा प्रयोग कर रहा हूं उस समय दाब अधिक नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए?
दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। पहले कंडीशन तो ये, ठीक है। और जो ताप पे टेम्परेचर वो बहुत कम नहीं होना चाहिए। तो दूसरी जो कंडीशन है वो है ताप कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर ताप ज्यादा हुआ तो भी जो गैस की तरफ में लेता है उसके ऊपर कोने को प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है गैस के बाद जो अणु होते हैं, गैस के जो अणु है वो क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। अगर हम ताप बढ़ाएंगे तो उसके द्रव में विलेयता भी बढ़ेगी। और ताप के ऊपर डिपेंड क्या करता है, ताप कम नहीं होना चाहिए। अगर ताप बहुत कम हुआ तो उसके जो गैस के जो अणु है वो उसके अंदर द्रवित हो नहीं पाएंगे। ओके, अगली जो विलेयता है कि गैसों की जो द्रव में विलेयता है, गैसों की द्रव में, गैसों की द्रव में विलेयता विलायक से कम होनी चाहिए। विलायक से क्या होना चाहिए, विलायक से कम होनी चाहिए। गैसों के जो द्रव में विलायता है वो हमेशा विलायक से कम होनी चाहिए। अगला है, अगला जो टॉपिक है वो है गैसों का आणविक अवस्था, गैसों की आणविक अवस्था गैस व द्रव विलायक में, गैसों की आणविक अवस्था चाहे विलायक गैस व द्रव विलायकों में एक समान होनी चाहिए। एक समान होनी चाहिए ना। गैसों की जो आणविक अवस्था है, आणविक अवस्था जो मॉलिक्यूल जो स्टेज है वो चाहे विलायक गैस हो या विलायक द्रव हो, उसमें उसकी जो आणविक अवस्था है, उसकी जो मॉलिक्यूल स्टेज है वो हमेशा एक समान होना चाहिए, वो बराबर होना चाहिए, तभी हेनरी का नियम लागू होगा। तो ये जो 5 लिमिटेशन है, ये जो 5 सीमा है, इसके ऊपर हेनरी की सीमा है, इसके ऊपर हेनरी खरा उतर नहीं पाया, ठीक है। अब करते हैं अपन हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। हेनरी नियम के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ, इंग्लिश में लिख लेते हैं इसको, एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। तो हेनरी के नियम के कौन कौन से उपयोग है, हेनरी का नियम कहां कहां पर काम आता है, उसके ऊपर थोड़ा विचार कर लेते हैं। तो उसके अंदर बात करते हैं, सबसे पहला पॉइंट है, जैसे आपको पता होगा चाहे सोडा बोतल हो या बेटा कोई भी कोल्ड ड्रिंक होती है, तो आपको पता है उस कोल्ड ड्रिंक के अंदर जब भी हम उसके ढक्कन को ऑन करते हैं, ओपन करते हैं, खोलते हैं, है ना, तो उसमें से क्या निकलते, थोड़ी सी झाग बाहर निकलते हैं। अब वो झाग के रूप में जो भी गैस बाहर निकल रही है वो गैस कौन सी, CO2 गैस। कौन सी गैस है, CO2। अब सोचो CO2 गैस को उस कोल्ड ड्रिंक के बोतल में कैसे बंद किया गया होगा, कैसे उसको द्रवित किया होगा। तो उसके लिए क्या कहते हैं कि चाहे सोडा वाटर हो या कोई भी शीतल पेय बताओ, उसमें जो गैस, जो CO2 गैस की जो लेता है वो अगर बढ़ानी है तो उसको क्या करना पड़ेगा, बोतल में सील बंद करना पड़ेगा। तो यार लिख ले, पहले जो एप्लीकेशन है या पहला जो उपयोग है वो है सोडा वाटर या शीतल पेय पदार्थों में CO2 गैस की विलेयता बढ़ाने के लिए, सोडा वाटर या शीतल पेय पदार्थ में CO2 गैस की विलेयता बढ़ाने के लिए इन पदार्थों को अधिक दाब पर बोतल में बंद किया जाता है, ठीक है ना।
अगर हमको CO2 गैस बड़ा सोडा वाटर जो भी कोल्ड ड्रिंक बोतल है, अगर उसको अंदर को उसकी वैल्यूता बढ़ानी है कि वो उसमें CO2 गैस आसानी से घुल जाए, तो उसको अधिक प्रेशर देकर उसको बोतल में बंद करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए दूसरा जो इसका अनुप्रयोग है हेनरी के नियम का, वो क्या कहते हैं, आपको पूछता होगा जैसे कि समुद्र के अंदर जो समुद्री गोताखोर होते हैं, है ना, वो अपने पीठ के पीछे एक सिलेंडर रख लेते हैं। उस सिलेंडर में गैस भरी होती है नाइट्रोजन गैस। कौन सी गैस भरी होती है? नाइट्रोजन गैस। तो देखना आपको अच्छे से समझना, जैसे वो समुद्री गोताखोर अपने नाइट्रोजन गैस को लेकर के समुद्र की गहराई में जाते हैं, तो जैसे जैसे गहराई बढ़ती है समुद्र के, जैसे जैसे समुद्र की गहराई बढ़ती है वैसे उसके ऊपर दाब अधिक बढ़ता जाता है। और दाब बढ़ने से क्या होगा? दाब बढ़ने से जो नाइट्रोजन गैस है वो उसकी रक्त में घुल जाती है, रक्त में घुल जाती है। लेकिन जैसे ही वो श्वास लेने के लिए गोताखोर ऊपर आता है तो दाब वापस क्या होता है? कम होता है। और दाब कम होने से रक्त में जो घुली नाइट्रोजन गैस है वो वापस बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती है। तो बड़ा जब अंदर जाते हैं तो दाब बढ़ता है और जो N2 गैस है वो रक्त में घुलती है, और जब बाहर आते हैं दाब घटता है और जो रक्त में जो घुली N2 गैस है वो बुलबुलों के रूप में बाहर आती है। तो ऐसी स्टेज के अंदर कभी कभी क्या होता है, कोशिकाओं में रुकावट उत्पन्न जाती है। क्या होते हैं? कोशिकाओं में रुकावट उत्पन्न जाती है और इससे एक भयंकर रोग उत्पन्न होता है। उस रोग को अपन कहते हैं बैंड्स। क्या कहते हैं? बैंड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? बैंड्स। अब इस रोग से बचा है, तो इस रोग से बचने के लिए आज के वर्तमान टाइम के अंदर क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट टाइम के अंदर उस सिलेंडर में 2% O2 और 90% हीलियम गैस भर दिया जाता है ताकि उस रोग से बचा जा सके और वो O2 गैस उसके रेस्पिरेशन में और हीलियम गैस उसको फ्लोटिंग करने में भी काम आ जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखते हैं दूसरा उपयोग, जब समुद्री गोताखोर समुद्र की गहराई में जाते हैं तो दाब बढ़ने पर सिलेंडर में उपस्थित N2 गैस मतलब नाइट्रोजन गैस रक्त में घुल जाती है, परंतु जब गोताखोर श्वास लेने के लिए ऊपर आता है तो दाब कम होने लगता है, जिस कारण दाब कम हो जाता है, जिस कारण N2 गैस बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती है। N2 गैस बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती है, उससे कोशिकाओं में रुकावट उत्पन्न होती है, जिससे एक भयंकर रोग होता है। उस रोग को क्या कहते हैं? जिसे क्या कहते हैं? बैंड्स कहते हैं। क्या कहते हैं ना? जिसे बैंड्स कहते हैं। ये दो को ध्यान रखना। क्या कहते हैं? बैंड्स। अब इसका उपचार क्या है? उपचार इससे बचने के लिए
इससे बचने के लिए सिलेंडर में 2% O2 प्लस 98% हीलियम गैस भरकर ले जाते हैं। ठीक है ना। अब ये आपको समझ आ गया होगा कि किस प्रकार से गोताखोर अपने आप को बचाने के लिए पहले के जमाने में उनको बड़ा ये बैंड्स एक बीमारी थी और उस रोग से बचने के लिए अब सिलेंडर में 2% O2 और 98% कौन सी गैस पड़ते हैं? हीलियम गैस पड़ते हैं। कौन सी गैस पड़ते हैं? हीलियम गैस पड़ते हैं। ठीक है, तो ये आपको हिंदी के नियम के दो अनुप्रयोग हुए, एक अनुप्रयोग और है उसको अपन देख लेते हैं। तीसरा जो अनुप्रयोग है वो देखिए, अब देखिए तीसरा अनुप्रयोग है उसकी बात करते हैं। जब कोई व्यक्ति पहाड़ी या किसी ऊंचाई के स्थान पर जाता है, जब ऊंचाई अधिक होती है तो आपको जब वो जैसे ऊंचाई पर जाता है वैसे वैसे वहां पर O2 में क्या आती है? कमी आती है। आपको पता है ऊंचाई पर जाएंगे तो वायु में O2 है जो ऑक्सीजन की उसकी मात्रा क्या आती है? कम होती है। और जैसे ऊंचाई पर जाते हैं O2 में कमी आती है, O2 में कमी होने से उसके दाब में भी क्या आती है? कमी आती है। उससे क्या होगा? उसके शरीर में धीरे धीरे जो उपस्थित O2 है उसके अंदर भी क्या आने लगी? कमी आने लगी और उसको श्वास लेने में तकलीफ होगी और उससे एक रोग उत्पन्न होता है, उस रोग को कहते हैं एनोक्सिया। क्या कहते हैं? एनोक्सिया रोग। तो चलो इसको भी लिख लेते अपन। ऊंचे स्थान पर O2 की मात्रा, ऊंचे स्थान पर O2 की मात्रा कम होने लगती है जिससे दाब में क्या आती है? कमी आती है। इससे क्या होगा? जिसमें रक्त में ऑक्सीजन का स्तर कम होने लगता है और श्वास लेने में दिक्कत आती है। इसे एनोक्सिया रोग कहते हैं। कौन सा रोग कहते हैं? एनोक्सिया रोग कहते हैं। ठीक है, ये तो आपको पता ही है कि जैसे हम जैसे जब ऊंचाई पर जाएंगे तो ऊंचाई पर जाने के लिए दाब में क्या आती है? कमी आती है और दाब में कमी आने से हमारे शरीर के अंदर जो O2 का लेवल है वो धीरे धीरे नीचे गिरने लगता है और नीचे गिरने से क्या होगा? हमारी जो श्वास है उसमें तकलीफ आती है और उससे संबंधित एक रोग होता है, उस रोग को हम कहते हैं एनोक्सिया। ठीक है, तो ये तीन थे आपके हेर्निया के नियम के अनुप्रयोग। अब देखिए बेटा, अगला जो टॉपिक है वो अपने निकल के सामने आता है वाष्पदाब, जिसको अपन कहते हैं वेपर प्रेशर। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसको आप आज समझ के पढ़ना और इस टॉपिक को मैं बहुत ही चित्र के माध्यम से समझाऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले वाष्पदाब, इसके नाम को पढ़ करके ऐसा लग रहा है कि वाष्प के द्वारा जो दबाव उत्पन्न हो रहा होगा, वाष्प के द्वारा जो दबाव उत्पन्न हो रहा होगा उसी को अपन क्या कहते हैं? वाष्पदाब कहते हैं। क्लियर है ना? वेपर प्रेशर कहते हैं। अब इसको देखिए, अपन समझते हैं डायग्राम के थ्रू, थोड़ी तो लिखनी है हमको। जैसे देखो ना, मैंने यहां पर एक लिया पात्र लिया, क्या लिया? चैम्बर ले लिया। ओके, यहां पर ले लिया और चैम्बर के अंदर मैं क्या डालता हूं? जल। क्या डालता हूं? जल डाल दिया। ये लो जल डाल दिया, ये जल के अणु। यहां तक क्लियर है? ये क्या है? जल के अणु। ठीक है भाई, जल के अणु डालूंगा और जल के अणु डालने के बाद अब मैं इस चैम्बर को क्या करता हूँ? गर्म करता हूँ। तो जैसे जैसे मैं इसका ताप बढ़ाऊंगा तो जल गर्म होता जाएगा, जल गर्म होता जाएगा और एक अवस्था ऐसी आएगी कि जल धीरे धीरे गर्म होकर के वाष्प में बनना शुरू हो जाएगा। वाष्प के अंदर चेंज होना शुरू हो जाएगी। देखो, ये इसके वाष्प बनेगी। ठीक है बेटा,
यहाँ तक क्लियर। अब वाष्प बन रही है, लेकिन वाष्प को मैं रोकने के लिए ऊपर एक लगा देता हूँ कवर, ढक्कन लगा देता हूँ। ये मैंने लगा दिया ढक्कन, क्लियर। अब जो वाष्प है, आप सोचो जो वाष्प इस जल से निकली है वो वाष्प अब क्या इस पात्र से बाहर जा पाएगी? नहीं, वो वाष्प है वो ढक्कन पर जाकर के यहाँ पर ननी ननी जल की बूंदों के रूप में इकट्ठा हो जाएगी, ननी जल की बूंदों के रूप में इकट्ठा हो जाएगी। अब आप सोचो होंगे सर यहाँ पर से ताप अधिक है तो यहाँ पर जल की बूंदें वापस इकट्ठा क्यों हो रही? तो आपको बताया बड़ा तापमान यहाँ पर अधिक है, इस जल की सतह पर तापमान है, लेकिन ऊपर ढक्कन है, वहां का तापमान क्या है? कम है। इस कारण से वाष्प चुकी जो जल वाष्प है, उसको जल वाष्प जो बूंदे है वाष्प संघनन क्रिया द्वारा वापस जल की बूंदों में चेंज हो रही है। और जब इस वाष्प की जब क्रिया होगी अब ऐसे से मतलब जल के वाष्प में बदलने की दर और वाष्प के वापस जल में बदलने की दर जब एक समान हो जाएगी उसको अपन बोलेंगे साम्य अवस्था। क्या बोलेंगे? तो साम्य अवस्था। और साम्य अवस्था में वाष्प के द्वारा जो दबाव लग रहा है, साम्य अवस्था में वाष्प के अणुओं द्वारा जल की सतह पर जो दबाव उत्पन्न होता है उसे अपन कहते हैं वाष्प दाब। क्या कहते हैं? वाष्प दाब। क्लियर है? समय नहीं आया होगा, वापस करते। जल जो लिया, जल को जैसे जैसे आप गर्म करते हैं तो गर्म करने से इसमें से कुछ वाष्प के ऊपर निकल के आपकी जल की सतह के ऊपर या ढक्कन के ऊपर संघनन क्रिया द्वारा इकट्ठा होता है। और जब जल का क्वथनांक बढ़ रहा है, जल का ताप बढ़ रहा है, उसी के अनुरूप ये वाष्प बन रहा है। और एक अवस्था ऐसी आएगी कि जल के द्वारा वाष्प में बनने की दर और वाष्प के वापस जल में बनने की दर क्या हो जाएगी? एक समान हो जाएगी। इस दर को हम बोलेंगे साम्य अवस्था। उस साम्य अवस्था में उस वाष्प के अणुओं के द्वारा, उस साम्य अवस्था में उन वाष्प के अणुओं द्वारा इस जल की सतह पर जो दबाव उत्पन्न होता है उसी दबाव को अपन क्या कहते हैं? वाष्प दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्प दाब कहते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पर परिभाषा इसकी क्या होगी। साम्य अवस्था पर गैस के अणुओं द्वारा, साम्य अवस्था पर गैस के अणुओं द्वारा जल की सतह पर उत्पन्न दाब क्या कहलाता है? वाष्प दाब, मींस वेपर प्रेशर कहलाता है। ठीक है ना। साम्य अवस्था पर गैस के जो अणु है वो जल की सतह पर कितना दबाव लगा रहे, गैस के जो अणु है वो जल की सतह पर कितना दबाव लगा रहे, उसी दबाव को अपन बोलेंगे वाष्प दाब। क्या कहते हैं? वाष्प दाब। अब देखिए आगे द्रव विलयन के कौन कौन से वाष्प होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं अपन। कि वाष्प दाब तो द्रव विलयन के होंगे, क्योंकि द्रव विलयन से जो विलायक होगा जल वो कम से बड़ा वाष्प नहीं जोड़ेगा। तो यहाँ लिखते हैं द्रव विलयनों के वाष्प दाब, द्रव विलयन के वाष्प दाब। अब देखिए द्रव विलयन के वाष्प दाब की बात करते हैं तो इसके अंदर सबसे पहले जो चीज निकल के आती है वो आती है वाष्पन। क्या आती है? वाष्पन। वाष्पन को अपन क्या बोलते हैं? वेपोराइजेशन। वाष्पों को अपन क्या बोलते हैं? वेपोराइजेशन बोलते हैं। अब वाष्पन क्या होता है? वाष्पन क्या होता है? द्रव लिया, द्रव को जैसे हमने गर्म किया तो द्रव का वाष्प में बदलना, द्रव का कैसे बदलना? द्रव का वाष्प में बदलना क्या कहलाता है? वाष्पन कहलाता है। क्या कहलाता है? द्रव का किसी निश्चित ताप के ऊपर वाष्प अवस्था में बदलना क्या कहलाता है? वाष्पन क्रिया कहलाता है। और एक क्रिया आती है संघनन। क्या आती है? संघनन, जिसको अपन कहते हैं कंडेंसन। क्या कहते हैं? कंडेंसन। और संघनन क्या होती है? तो संघनन होती है वाष्प के अणुओं का पुनः द्रव में बदलना। वाष्प के अणुओं का पुनः द्रव में बदलना क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। मतलब हम कह सकते हैं कि वाष्प क्रिया और संघनन क्रिया ये एक दूसरे के प्रतिलोम है, एक दूसरे के अपोजिट है, एक दूसरे के विपरीत है ना। तो देखो द्रव का वाष्प में चलना वाष्पन और वाष्प का वापस द्रव में चलना संघनन कहलाता है। अगले एक आती है कि यहाँ पर जब सर वाष्पन क्रिया संघनन मतलब वाष्पन जो क्रिया है वो द्रव से वाष्प हो रहा है और संघनन वाष्प से द्रव हो रहा है, लेकिन इनके बीच से साम्य अवस्था कब आएगी? तो देखो साम्य अवस्था को समझते हैं अपन।
साम्य अवस्था को इंग्लिश से अपन कहते हैं इक्विलिब्रियम। क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम। तो देखो साम्य अवस्था को समझने क्या है, वह अवस्था जिस पर वाष्प व संघनन की दर क्या हो जाए, समान हो जाए। मतलब द्रव चेंज हो रहा है वाष्प के अंदर और वाष्प चेंज हो रहा है द्रव के अंदर। द्रव के वाष्प में चेंज होने की दर और वाष्प के द्रव में चेंज होने की दर दोनों एक समान हो जाए तो ऐसी अवस्था को, ऐसी कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, साम्य अवस्था। तो देखिए यहाँ पर वह अवस्था जिस पर वाष्पन की दर व संघनन की दर दोनों एक समान हो जाए, दोनों एक समान हो जाए तो उसे अपन क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे अपन साम्य अवस्था। मतलब कुल मिलाकर के वाष्प अवस्था का द्रव में चेंज होने की दर और द्रव के वाष्प में चेंज होने की दर दोनों एक समान हो जाए, उसी को बोलेंगे साम्य अवस्था। और उस साम्य अवस्था के ऊपर गैस के जो अणु है वो द्रव की सतह पर जो दबाव डाल रहे हैं, उस साम्य अवस्था के ऊपर गैस के जो अणु है उस द्रव की सतह पर जो दबाव डालते हैं उसी दबाव को अपन बोलेंगे वाष्प दाब, इट मींस वेपर प्रेशर। ओके, अब देखिए बेटा, हमने जो अभी पढ़ा है द्रव विलयन के वाष्प दाब, तो द्रव विलयन का वाष्प हमने पढ़ लिया कि द्रव विलयन में किस प्रकार से वाष्प ऊपर होता है। अब वाष्प दाब के अंदर उसमें जो पहला वाष्प है वो पढ़ेंगे हम ठोस द्रव विलयन का वाष्प। मतलब कुल मिलाकर ऐसा आएगा कि जो विलय है, जो विलायक है, उस विलायक में अगर हम यदि को ठोस पदार्थ मिला दे तो उसके वास्तव में कमी आती है या वृद्धि होती है, उसको हमको पढ़ना है। तो देखिए यहाँ पर इसको बड़ा समझते हैं। सबसे पहले समझने के लिए क्या करते हैं, हम एक लेते पात्र है, क्या लेते हैं, ये ले लिया मैंने पात्र से, आराम से इसको देखना है कि यहाँ पर जो डायग्राम जो समझ लिया वो पूरा है और मैंने एक पात्र और ले लिया। ठीक है बेटा, मैं पात्र बड़ा, ये जो पूरा पात्र है इसके अंदर मैं डालता हूं जल। क्या डालता हूं? जल डालता हूं। मतलब ये कह सकते हैं ये क्या है, ये है शुद्ध विलायक। क्या है? शुद्ध विलायक। ठीक है, अब सोचो शुद्ध विलायक है और शुद्ध विलायक को ऊपर से कर लेता हूं बंद। यहां तक क्लियर। अब शुद्ध विलायक जो कि बड़ा प्योर सॉल्वेंट है, इसमें प्योर पूरा पानी है, यदि मैं इसको गर्म करता हूं, तो गर्म करने से क्या होगा, इसमें से कुछ वाष्प निकलना शुरू हो जाएगी। क्या निकलना शुरू हो जाएगी? इसमें से वाष्प बनना शुरू हो जाएगी और उसी वाष्प के द्वारा इस जल की सतह पर जो दबाव उत्पन्न हो रहा है उस दबाव को हम क्या कहते हैं, वाष्प दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्प दाब। ठीक है, अब देखना तो इसका वाष्प दाब क्या होगा, चूंकि ये बड़ा शुद्ध विलायक के द्वारा लगा है तो वाष्प दाब मतलब प्रेशर बड़ा क्या है, P1 नॉट आएगा। जब भी शुद्ध विलायक का लेके द्वारा ऊपर लगाना है नॉट, क्या लगाना है, P1 नॉट। क्या लगाना है? P1 नॉट। शुद्ध विलायक का वास्तव होगा P1 नॉट। अब देखो, अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर बेटा लेता हूँ जल, विलायक ले लिया, वो शुद्ध विलायक है, ये मैंने ले लिया, विलायक ले लिया। अब मैं विलायक में डालता हूँ कुछ अवाष्पित पदार्थ। पात्र को यहीं से बंद कर लेता हूं मैं, इसमें डालता हूं अवाष्पशील पदार्थ। अवाष्पित पदार्थ का मतलब क्या है, ऐसा पदार्थ जिसको गर्म करने पर वाष्प अवस्था में चेंज नहीं होगा, उसको बोलेंगे अवाष्पित पदार्थ। मतलब जैसे मैंने विलायक के अंदर कुछ अवाष्पित पदार्थ को मिलाया तो ये बन गया है विलयन। क्या बन गया है? ये बन गया है विलयन बन गया। क्या बन गया है? विलयन बन गया। और विलयन जो बन गया है, अब देखना यहाँ पर बड़ा वाष्प दाब P1 नॉट था, तो विलयन का वाष्प द्वारा क्या होगा, इसके द्वारा जो इसको जैसे गर्म करेंगे तो इसकी वाष्प निकलेगी, क्लियर से बात होगा। इसके द्वारा इसका जो वाष्प होगा वो होगा P1। क्या होगा? P1 होगा। अब देखना है, आज समझना, ये जो शुद्ध विलायक है, शुद्ध विलायक में यहाँ पर इसकी यहाँ से लगाकर ठीक यहाँ तक इसकी पूरी जल की सतह के द्वारा वाष्प के अणु बन रहे हैं और वही वाष्प के अणु इसकी जल की सतह पर क्या डाल रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं। तो P1 नॉट, इसका दाब बड़ा क्या होगा, हमेशा इसका दाब होगा अधिक। क्या होगा? इसका दाब होगा अधिक। मतलब शुद्ध विलायक के द्वारा जब दाब उत्पन्न होगा
तो वो दाब कैसा होगा, अधिक होगा। अब इसकी बात करें, जैसे मैंने इस विलायक के अंदर दूध विलायक बड़ा वो क्या हुई है, इस विलायक के अंदर जैसे मैंने कुछ अवाष्पता डाला तो बड़ा वो अवाष्पता क्या है, इसकी बड़ा कुछ कुछ जगह के बीच में इसने जगह स्थान कर लिया, और स्थान घेरने से क्या होगा, इसकी जो वाष्प अणु की जो बढ़ने की दर है वो इसकी बड़ा तुलना में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो बड़ा अगर वाष्प अणु की बढ़ने की दर कम हो जाएगी तो इसके द्वारा जो P1 नॉट मतलब जो दाब लग रहा है वो दाब भी क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पर जो विलयन का दाब है वो कैसा होगा, कम होगा। क्या होगा, मतलब शुद्ध विलायक का दाब तो होता है अधिक और बड़ा विलयन का दाब होता है कम। अब इसमें कमी जो आई, मतलब हम कह सकते हैं कि शुद्ध विलायक का दाब वास्तव जो अधिक होता है, और जब किसी शुद्ध विलायक के अंदर, जब किसी विलायक के अंदर हम अवाष्प पदार्थ मिलाते हैं तो उसके दाब में जो कमी आ रही है, कमी बड़ा क्या है, P1 नॉट माइनस P1, इसके दाब में जो कमी आती है उस कमी को अपन कहते हैं वाष्प दाब उन्नमन। क्या कहते हैं, वाष्प दाब उन्नमन, वेपर प्रेशर लोअरिंग। क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर लोअरिंग। तो देखो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, वाष्प दाब उन्नमन क्या होगा, वाष्प दाब उन्नमन किसमें कमी आई, P1 नॉट जो कि जल था, जैसे इसके अंदर मैंने बड़ा कुछ अवशेषता मिलाया तो इसका वास्तव कौन हो गया, P1 हो गया। तो अपन कह सकते हैं वास्तव उन्नमन अनु क्या होगा, P1 नॉट माइनस P1, ये हो गया वास्तव उन्नमन। ये लेना यहाँ तक। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, परिभाषा पर लिख सकते हैं कि जब किसी द्रव में अवाष्पशील पदार्थ मिलाते हैं तो, जब किसी द्रव में अवाष्पशील पदार्थ मिलाते हैं तो विलायक की वाष्प दाब में कमी आती है, विलायक के वाष्प दाब में कमी आती है। इसे अपन क्या कहते हैं, जिसे वाष्प दाब उन्नमन कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, वाष्प दाब उन्नमन। और इसको कहते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ओके, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर सर में आ गया होगा। बेटा कुछ नहीं है, चित्र के ऊपर डायग्राम को खोजना है कि शुद्ध विलायक जो प्योर सॉल्वेंट होता है, प्योर सॉल्वेंट का हमेशा जो प्रेशर होगा P1 नॉट वो हमेशा क्या होगा, हाई होगा। जैसे ही उसके अंदर हम नॉन वेपराइज सब्सटेंस उसके अंदर हम मिलाएंगे तो बड़ा उसका जो प्रेशर था वो उसकी कंपेयर में थोड़ा सा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब इसमें जो कमी आई है, यहाँ पर ज्यादा था तो यहाँ पर क्या हो गया, कम हो गया। इसमें जो कमी आई, इस कमी को अपन क्या कहते हैं, उन्नमन कहते हैं। क्या कहते हैं, उन्नमन। उन्नमन किसमें हुआ है, वाष्प दाब में हुआ है, इसलिए इसको कहेंगे वाष्प दाब उन्नमन। क्लियर यहाँ तक। अब देखिए इसी का जो दूसरा टॉपिक है, ये तो हमने बताया ठोस द्रव विलयनों का वाष्प दाब। अब पढ़ेंगे द्रव विलयनों का वाष्प दाब।